मैं समीर कुमार पाठक बीए सिक्स सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत त्रिलोचन की कविताओं पर बातचीत कर रहा हूँ। त्रिलोचन प्रगतिशील आंदोलन के आधुनिक हिंदी कविता के उन थोड़े से कवियों में से हैं जो बिना शोर और बिना नारे दिए सामान्य जन से जुड़े रहते हैं और सामान्य भाषा में जुड़े रहते हैं। सामान्य जन के साथ सामान्य भाषा में जुड़ाव त्रिलोचन की कविताओं को अलग रूप देती है। इसीलिए कुछ आलोचकों ने कहा है, खास करके नामोर जी ने कहा है कि त्रिलोचन की कविता को समझने के लिए एक नए काव्य शास्त्र की जरूरत है। पुराने ढंग के पारंपरिक काव्य शास्त्र से त्रिलोचन की कविता को हम न समझ सकते हैं न समझा सकते हैं। त्रिलोचन का एक पुराना लेख है काव्य भाषा और जनभाषा, जिसमें वो लिखते हैं कि छायावाद में काव्य का स्तर ऊंचा हुआ किंतु भाषा घायल दिखलाई देती है। संस्कृत गर्भित वाक्यों में हिंदी का स्वरूप खुलता नहीं दिखाई देता। प्रगतिवाद ने भाषा की सरलता का आग्रह किया जो उथलेपन से कम बचा। विद्रोह भी बहुधा शब्दमय ही मिलता है। प्रयोगवाद में वैयक्तिक आग्रह और शालीनता का विशेष मोह छायावादी प्रवृत्तियों से दूर नहीं है और 50 के दौर में नई कविता के कवियों ने इसके अलग जो इससे रास्ता बनाया, उसमें से एक रास्ता त्रिलोचन ने स्वयं बनाया या उसे चुना उन्होंने। लेकिन उस लेख में त्रिलोचन द्विवेदी युग के कवियों के विषय में कहते हैं कि काव्य की दृष्टि से तो नहीं, पर भाषा के अर्थों की दृष्टि से द्विवेदी युग के कवियों ने हिंदी के सहज रूप को रखा है। किसान जीवन की मार्मिक व्यंजना में राम नरेश त्रिपाठी जितने समर्थ मिलते हैं उतने मैथिली शरणगुप्त नहीं। राम नरेश त्रिपाठी ने सहानुभूति के कारण किसानों पर कृपा नहीं की, बल्कि अभिन्न भाव से उनमें जीवन देखा। ध्यान देने की बात है कि अभिन्न भाव ही कविता को कविता बनाता है। यह किसान जीवन के प्रति अभिन्नता जिसे त्रिलोचन राम नरेश त्रिपाठी के संदर्भ में रेखांकित कर रहे हैं, वो खुद त्रिलोचन की कविताओं की भी अपनी विशेषता है। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह, जन्म सुल्तानपुर चिरानी पट्टी, छोटे किसान और किसान जीवन के विभिन्न संदर्भों से परिचित वह बनारस आते हैं और बनारस आकर वह वासुदेव सिंह से त्रिलोचन शास्त्री में रूपांतरित हो जाते हैं। कविता का संस्कार, शब्द का संस्कार, शब्द का बोध, शब्द की पहचान, शब्द में रमने की ललक, डूब जाने की ललक, यह सब त्रिलोचन ने बनारस में अर्जित किया। त्रिलोचन की एक कविता है कि मुझ में जितना बल था अपनी राह चला, आँखों में रहे निराला। मुझ में जितना बल था अपनी राह चला, आँखों में रहे निराला। मानदंड मानव के तन के मन के तो भी पीस परिस्थितियों ने डाला। सोचा जो भी हो आँखों को करुणा का ही शीतल पाला। मन को हरा नहीं करता है पहले खाना, मिले करे तो कठिन नहीं है बात बनाना। यह छोटी सी कविता सिर्फ केवल एक कविता भर नहीं है,
बल्कि त्रिलोचन को समझने के लिए एक कुंजी है, जिसके माध्यम से हम त्रिलोचन को पहचान सकते हैं। त्रिलोचन नई कविता और प्रगतिशील कविता के दौर में भी वह खास तरह के बंधे बधाए पैटर्न में अपनी कविताएं नहीं लिखते। उन्होंने कविता के लिए कोई शब्द काव्य भाषा नहीं गढ़ी है, बल्कि पहले से ही उपलब्ध मौजूद भाषा को उसकी जीवंतता में इस तरह ग्रहण किया है कि कविता में आकर उसमें और निखार आ जाता है। उनकी एक छोटी सी कविता और बहुचर्चित कविता, जिस पर बातचीत करना दिलचस्प होगा, वह है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कविता की शुरुआत एक खास नाटकीय संवाद में होती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है। चंपा जो सुंदर ग्वाले की लड़की है, वह पढ़ी लिखी नहीं है, अक्षर ज्ञान से परिचित नहीं है। यह कविता मेरे ख्याल से 40-41 के आसपास की है, लेकिन सन 40-41 की हिंदी कविता की काव्य भाषा के लिहाज से यह जो कविता में त्रिलोचन ने जो भाषा को गढ़ा है, वह एक बिल्कुल नई भाषा है, चालू काव्य भाषा से अलग। क्योंकि यहां चंपा स्वयं बोलती है और जो काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, जो जिसके पास अक्षर ज्ञान नहीं है, वह बोलती है। यह वह सामान्य जन जो अक्षर ज्ञान और व्यवस्था की जो तथाकथित समझदारी है उसमें बहुत हाशिए पर है, लेकिन वह बोलती है, वह मुखर है। और केवल मुखर ही नहीं है, वह अंत में जब कविता के अंतिम बंद में जब यह आता है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, गांधी बाबा भी कहते हैं कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है, तो चंपा कहती है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। और यह जान करके कि जब काव्य नायक कहता है कि जब तुम शादी होगी, जब चली जाओगी, तो तुम पढ़ी लिखी रहोगी, तो तुम अपने संदेश अपने पति तक भेज दोगी, पहुंचा दोगी, तो वह कहती है कि नहीं, मैं तो अपने बालम को कलकत्ता कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। और हिंदी प्रदेश में जहां हम लोग हैं, इसमें रहने वाले लोग अगर अपनी स्मृति पर जरा सा जोर डालें या पीछे जाएं अपनी स्मृति में, तो देखेंगे कि कलकत्ता और रेल हमारे यहाँ दोनों नायिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए दुश्मन है। लोकगीतों में अक्सर आता है कि रेलिया बैरिन बलम के लिए जाए हो। रेल बैरिन है क्योंकि वह उसके प्रिय को लेकर के जा रही है। रेलिया न बैरी जहजिया न बैरी, पैसवा बैरी हो, क्योंकि पैसे कमाने के लिए उसका पति, यह दूसरे लोकगीत में आता है। और भोजपुरी और अवधी में बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जिसमें कलकत्ता एक प्रतीक है पूंजीवाद का,
और अमानवीय व्यवस्था का, जहाँ जाने की वजह से उसका पति उसको भूल गया या उससे वह दूर है। तो एक तरह से देखें तो जो चंपा है उसके इस कथन में उस लोक गीत की गूंज सुनाई देती है जो बरसों से, शताब्दियों से स्मृति में बैठे हुए हैं। लोकगीत को आधुनिक हिंदी कविता में इस खूबी से रूपांतरित किया गया है कि मूल लोकगीत का आभास भी नहीं होता। यह कविता की खूबसूरती है कि उस स्मृति को ऐसे पचा लिया गया है कि मूल स्मृति ही गायब हो गई है और नए ढंग से रूपांतरित होकर के यह बात हमारे सामने उपस्थित है। कहने वाले यह भी कह सकते हैं कि यह कविता किसी लोकगीत से प्रभावित है या उसी का रूपांतरण है, या ऐसे लोग यह भी कह सकते हैं कि कविता का मुख्य उद्देश्य पढ़ने की सार्थकता बतलाना है। कविता में आता भी है कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। यह कविता की सृजनात्मकता का प्रमाण है और इस सृजनात्मकता में लोकगीत और लोक संस्कार को त्रिलोचन ने इस तरह उपस्थित किया है कि सहसा दोनों को अलग कर पाना मुश्किल है। कविता की भाषा खड़ी बोली है, लेकिन उसमें अक्षर अक्षर नहीं, त्रिलोचन अक्षर लिखते हैं, अक्षर। वज्र नहीं, बजर। पहचानना नहीं, चिन्हना। यह जो देशजता है, शब्द ज्ञान की देशजता, संस्कार की देशजता, इस सहजता के साथ डटी हुई है कि वाक्य विन्यास गद्य का है लेकिन पूरी अंतर्ध्वनि लयात्मक है, वर्णन में भी और संलाप में भी। चंपा के गवई लहजे में बेपढ़े लिखे आदमी की स्वाभाविक सहजता कथ्य को घना बनाती है। और इस तरह आप देखें तो आधुनिक हिंदी कविता में त्रिलोचन एक खास तरह के आधुनिक हैं, मतलब आधुनिक कवियों के बीच गैर आधुनिक किस्म का कवि। उनकी आधुनिकता एक खास तरह की आधुनिकता है। धरती में एक कविता है, धरती उनका संग्रह है, उसमें एक कविता है चीन, महान चीन। उसमें पराधीन भारत का कवि उस चीन की वंदना करता है जिसके नेता चांग काई शेक हैं। चीनी क्रांति से पहले जापान विरोधी संग्राम के दौरान यह कविता लिखी गई और चीन के स्वाधीनता संग्राम का समर्थन करती है। भारतीय जनता को अपनी आज़ादी के लिए भी प्रेरित करती है। उस समय तक आधुनिकता बोध या नई कविता के दौर में जो शोर शराबा सुनाई पड़ रहा था, उसमें इस तरह की कविता की संभावना बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यह त्रिलोचन की खूबसूरती है कि वह जो राह बनाते हैं उस पर खुद चलते हैं। साथ में कौन कौन चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसकी परवाह त्रिलोचन ने न शुरुआत में की और न बाद में। यही कारण है कि त्रिलोचन की कविताएं अपनी सहजता में भी अलग से विशिष्टता लिए हुए हैं। भोरई केवट का घर, नगई महरा, धूप सुंदर रूप सुंदर, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, या उस जनपद का कवि हूँ, या प्रगतिशील कवियों की नई लिस्ट निकली है, वगैरह वगैरह। त्रिलोचन की कविताएं अलग से नए ढंग की समझदारी
के साथ अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, ताकि आप नए काव्य विवेक के साथ जाएं और उन्हें पहचानने की कोशिश करें।